मधुरम। नमस्कार, सिटी चैनल में आपका स्वागत है। सिटी रिपोर्ट के साथ मैं हूं राकेश शर्मा। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस परेड नई दिल्ली में भाग लेने वाले हिमाचल के 23 एनसीसी कैडेट्स को शुक्रवार को सम्मानित किया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में हिमाचल के एनसीसी कैडेट्स ने बड़ी संख्या में भाग लेकर एक नया इतिहास रचा है और ये प्रदेश के लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले हिमाचल के 23 एनसीसी कैडेट्स को शुक्रवार को सम्मानित किया। वीरभद्र सिंह ने इस मौके पर कहा कि संजौली कॉलेज की कैडेट रीना देवी ने राजपथ पर एनसीसी कन्याओं के दल का नेतृत्व किया। इसके अतिरिक्त 26 जनवरी 2015 को नई दिल्ली में परेड में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में कैडेट भुवनेश्वरी, प्रवीण राठौर, शीतल, ममता कुमारी और कैडेट सौरभ रोहाल शामिल थे। कैडेट बेबी शर्मा को सर्वश्रेष्ठ स्टिक अर्धली घोषित किया गया। इसके अतिरिक्त ऋतुजा कुलकर्णी ने घुड़सवारी प्रतियोगिता और उपराष्ट्रपति की यात्रा के दौरान कमेंट्री में स्वर्ण पदक हासिल किया। कैडेट शिवानी ने गार्ड ऑफ ऑनर ड्रिल में भाग लिया। कैडेट सुनीता देवी ने 28 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ और उड़ीसा के संयुक्त दल का नेतृत्व किया। मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर सुनीता देवी है। मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी तहसील करसोग की रहने वाली हूँ। सर, अनुभव अच्छा रहा। मैं एक्चुअली मेरी जेडब्ल्यू में भी एनसीसी थी। उस समय मैं बेसिक कैंप ही अटेंड कर पाई थी और उस समय भी मेरी एज ए कमांडर सिलेक्शन हुई थी और किसी कारणवश मेरी उस समय एनसीसी मतलब आरडीसी नहीं लगा पाई। तो उसके बाद मेरा ये सपना था और इस साल ये सपना पूरा हो गया। मेरा नाम सीनियर अंडर ऑफिसर रीना श्याम है और मैं राजपथ पे कमांडर थी और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि बहुत सालों बाद हिमाचल से हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वहाँ पे हमने 100% देने की कोशिश की और हम सक्सेस भी हुए उसमें और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। और हमारे लिए हिमाचल सरकार ने हम चाहते थे कि हम मोटिवेटेड हुए और ये हम लोगों को मोटिवेटेड करें, हमें मतलब कुछ कैश प्राइज़ दें या फिर कुछ और प्राइजेस दें और इन्होंने इस बार इस बात को माना भी है और हमें इन्होंने कैश प्राइज़ भी दिया है। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। इसके अतिरिक्त कैडेट अक्षय कुमार ने नौसेना शिपिंग मॉडल प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिमला समूह कैडेट्स के अपार योगदान के परिणाम स्वरूप प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस बैनर 2015 चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने में सफलता प्राप्त हुई है। वीरभद्र सिंह ने हिमाचली दल की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में एनसीसी की शाखाएं होनी चाहिए। उन्होंने प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण जमा 2 विद्यालयों में भी एनसीसी की शाखाएं आरंभ करने की आवश्यकता पर बल दिया। वीरभद्र सिंह ने कहा कि ये ऐतिहासिक है कि इतनी बड़ी संख्या में प्रदेश के कैडेट्स चयनित किए गए और उन्होंने गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया, जबकि पिछले वर्ष राज्य से केवल एक छात्रा ने ही गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था। उन्होंने कहा कि राज्य की लड़कियां खेलों व अन्य गतिविधियों में लड़कों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। अपने दिल्ली दौरे से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए भाजपा मुख्यालय में हुए घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने युवा कांग्रेस का बचाव करते हुए इस पूरे प्रकरण का ठीकरा भाजपा पर फोड़ा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मीडिया ने इस पूरे मामले को जरूरत से ज्यादा उछाला। मुख्यमंत्री ने इस मामले में भाजपा की सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया। दिल्ली से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने भाजपा मुख्यालय में हुए घटनाक्रम पर भारतीय जनता पार्टी को ही आड़े हाथ लिया है और युवा कांग्रेस को निर्दोष करार दिया। मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि युवा कांग्रेस ने शिष्टाचार स्वरूप भाजपा मुख्यालय के समक्ष प्रस्तावित प्रदर्शन की इत्तला दे दी थी, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं ने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमले की तैयारी कर ली। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्र के किसान विरोधी भूमि अधिग्रहण अधिनियम संशोधन का शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर पूर्व नियोजित तरीके से पत्थरों, ईंटों और डंडों से हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने इस पूरे मामले को दुर्भाग्यपूर्ण घटना करार दिया और साथ ही मीडिया पर जरूरत से अधिक तूल देने के भी आरोप चढ़े। इस मामले में मुख्यमंत्री ने भाजपा की ओर से की जा रही सीबीआई या न्यायिक जांच की मांग को भी सिरे से खारिज कर दिया। विवाह कम हुआ और मीडिया ने उसको ज्यादा उछाला। लेकिन क्या मानते हैं इसमें जिला प्रशासन की नाकामी रही, उसे रोका जा सकता? किसी का नहीं था, किसी की प्रशासन नहीं थी।
सबने एंटिसिपेट किया था कि ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा, और पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जहाँ तक भाजपा जब तक युवा कांग्रेस का सवाल है उन्होंने उसको पीसफुल रखा। बल्कि आउट ऑफ कर्टसी जो अध्यक्ष है क्या नाम युवा कांग्रेस के हिमाचल में, उन्हें प्रियंका धुमोली को भी सूचित किया, टेलीफोन किया। उन्होंने कहा कि हम जो है जो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस है उसके आदेशानुसार जो है सारे देश भर में जो है उस दिन ये प्रदर्शन हुए काय के बारे में कि जो अभी भूमि सुधार कानून पास किया था कांग्रेस सरकार में, उसको अभी ऑर्डिनेंस के द्वारा संशोधित किया गया है, जिसमें किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। तो ये था कि उस ऑर्डिनेंस को वापस लिया जाए, ये मुद्दा था। और ये अगर आप मेरे पास उसके पूरे वीडियो वो है, टिप्स वो है, उसको देखेंगे कि 2 जगह पर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने एड्रेस किया, एक तो जहाँ असेंबल हुए और एक जहाँ पर पुलिस ने उनको रोका, और दोनों में उन्होंने बार बार कहा कि हमारा ये पीसफुल प्रदर्शन है, हम पीसफुल रहेंगे, हम चाहे कुछ भी हो, अगर आप पत्थर भी पड़े, आप डंडे भी पड़े, फिर भी हम पीसफुल रहेंगे। और तो युवा कांग्रेस की तरफ से तो उन्होंने शांति बनाए रखा। और युवा कांग्रेस जब लोग गए, उनके पास में कोई लाठी थी, उनके पास में पत्थर थे, और उनके पास जहाँ तक कि जो झंडा था उसमें भी लाठी नहीं थी। और मैंने कई जो विभिन्न टीवी चैनल्स के ऊपर या जो दिखाया गया है और जो कई अखबारों में छपा गया है, वो उसे पूरी तस्वीर नजर नहीं आती। अगर आप वो सारे उसको देखेंगे सीक्वेंस में, तो आप उसको मालूम होगा कि इट वाज, आई थिंक इट वाज जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष ने जो धुमोली को सूचित किया कि भाई ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन होगा और ये होगा, वो दैट वाज फॉर वार्निंग देम। एंड उससे क्या हुआ, उसका नतीजा ये निकला, उन्होंने जो है अपने दफ्तर को पत्थरों से और डंडों से लैस कर दिया और इधर उधर से जो रातों रात पहुंचा दिया। अब सीबीआई और न्यायिक जांच की मांग की जा रही है, तो क्या सरकार उस पर बाई शुड जो डन। मैंने देखा है दिल्ली में, रोड में देखता हूँ, मैं जंतर मंतर रोड में रहता हूँ नंबर 1 में, और उसी के अंदर में युवा कांग्रेस का दफ्तर है। भाजपा का जो टोके जाता रहता है उनके गेट तक, प्रोवाइडेड इट इज पीसफुल। हाँ, जाके तोड़फोड़ करेंगे वो गलत है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह भाजपा और युवा कांग्रेस के बीच हुए इस टकराव के दौरान दिल्ली में थे और उसके बाद वे अब शिमला लौट आए हैं, और जिस तरह से उन्होंने इस पूरे मामले में भाजपा को घेरते हुए युवा कांग्रेस का बचाव किया है, उससे भाजपा की ओर से भी कड़ी प्रतिक्रिया आने की उम्मीद बढ़ गई है। सिटी चैनल के लिए शिमला से अनीश चौहान के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। जिला हमीरपुर के नादौन उपमंडल के गांव झकडियाल के लोगों ने उपायुक्त से मिलकर सरकार द्वारा आवंटित भूमि को वापस लेने की मांग की है। लोगों ने मांग की है कि अलॉट किए गए रकबे को ज्यों का त्यों रहने के आदेश जारी किए जाए ताकि गांव में माहौल खराब न हो। हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय में नादौन उपमंडल गांव झगड़ियाल के निवासियों का प्रतिनिधिमंडल उपायुक्त हमीरपुर रोहन चंद्र ठाकुर से मिला और उन्हें अपनी समस्या से अवगत करवाया। प्रतिनिधि मंडल में लगभग 50 लोग शामिल थे, जिन्होंने ग्रामीणों द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन सौंपकर गलत आवंटित भूमि को वापस लेने की मांग उठाई। ग्रामवासियों का कहना है कि आवंटित भूमि पर शिव मंदिर, राम मंदिर व बच्चों के खेलने के साथ साथ पशु चारागाह है, जिससे ग्रामीण पुराने समय से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हम डीसी साहब से मिलने आए, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जो इनको सरकारी जमीन अलॉट हुई है, जो शामलात हमारी, तो वो कैंसिल की जाए, क्योंकि वहाँ एक मंदिर है, उसके बाद हमारे बच्चे खेलते हैं, हम पशु चराते हैं, और जो हड्डा रोड़ी है उसके बाद आगे बच्चों को दफनाते हैं। जमीन इतनी छोटी है कि अगर वो इनको दे दी जाएगी तो हमारा गुजारा नहीं। वहीं इस मुद्दे पर उपायुक्त ने ग्रामवासियों की समस्या को सुनने के बाद मामले की कार्रवाई करने के आदेश नादौन तहसीलदार को दे दिए हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप लोगों ने यहाँ दे दिया, ये जानिए तहसीलदार को ही जानिए, यहाँ पे नहीं होगा कुछ इसके बाद। ठीक है, तो आप इससे अच्छा कि मैं भेजूँ, मैं इस पर लिख देता हूँ, आप लोग बाय हैंड तहसीलदार के पास जाके दे दो। ठीक है सर, ऐसा नहीं।
सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। छात्रों व अध्यापकों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने व इको क्लबों द्वारा किए गए कार्यों के वार्षिक आकलन के लिए हमीरपुर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेंटर फॉर साइंस नई दिल्ली द्वारा कॉन्फ्रेंस फॉर साइंस ऑडिट ऑफ इको क्लब्स का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हमीरपुर तथा बिलासपुर जिला के विभिन्न स्कूलों के लगभग 50 अध्यापकों और छात्रों ने हिस्सा लिया। हमीरपुर के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सेंटर फॉर साइंस नई दिल्ली द्वारा कॉन्फ्रेंस फॉर साइंस ऑडिट ऑफ इको क्लब्स का आयोजन किया गया। इस कॉन्फ्रेंस में हमीरपुर और बिलासपुर जिला के विभिन्न स्कूलों के लगभग 50 अध्यापकों व छात्रों ने भाग लिया। इस कॉन्फ्रेंस में इको क्लब द्वारा किए जा रहे कार्यों की जहां समीक्षा की गई, वहीं अध्यापकों को इको क्लब के बारे में जानकारियां भी दी गई। कॉन्फ्रेंस में भाग ले रहे छात्र ने बताया कि उन्हें इस कॉन्फ्रेंस में पर्यावरण विज्ञान से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हुई। I've learned about different things like we have gathered information about land, water, air, soil and waste management. We learned different things and main issues which are concerned in our society, and we were taught by different NGOs which were gathered here to teach us. And I think this is a great step by them. It can encourage us, and I think it has to be this type of programs are too helpful to other schools, and it teaches me very much. वहीं इस मौके पर जिला विज्ञान पर्यवेक्षक अश्वनी चंबियाल ने बताया कि इस कॉन्फ्रेंस में जिला हमीरपुर व बिलासपुर के लगभग 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिन्हें पर्यावरण विज्ञान पर आधारित विभिन्न तरह की जानकारियां दी गई। एनवायरमेंटल ऑडिट के ऊपर इसका वर्कशॉप का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे दिल्ली से हमारे 2 एक्सपर्ट आए और इसका जो आयोजन किया जा रहा है हमारी स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के सौजन्य से एजुकेशन विभाग इसको यहाँ पे करवा रहा है। इसमें जिला हमीरपुर के 15 स्कूलों के टीचर्स और 30 बच्चे उनके, और इसी प्रकार जिला बिलासपुर के भी 10 स्कूलों के हमारी इको क्लब इंचार्जेस और 20 बच्चे जो है भाग ले रहे हैं। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। लंबी व मध्यम दूरी की दौड़ों में युवाओं का रुझान बढ़े और ग्रामीण क्षेत्र के धावकों को एक मंच मिल सके, इसी उद्देश्य से युवा सेवाएं एवं खेल विभाग द्वारा हमीरपुर के अणु सिंथेटिक ट्रैक में हर वर्ष लड़कों और लड़कियों की ओपन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और इसमें विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार देकर पुरस्कृत भी किया जाता है। जिला हमीरपुर के अणु सिंथेटिक ट्रैक में युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के सौजन्य से करवाई जा रही प्रतियोगिता में जिला के विभिन्न क्षेत्रों से स्कूली छात्र छात्राएं हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता में 13 से 15 आयु व 15 से 19 आयु वर्ग के स्कूली छात्रों की 3 व 5000 मीटर दौड़ करवाई गई, जिसमें प्रथम स्थान पर आने वाले धावक को 6000, द्वितीय स्थान पर रहने वाले को 5000 व तृतीय स्थान पर रहने वाले धावक को 4000 रुपए नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता के बारे में जानकारी देते हुए कोच ने बताया कि इस प्रतियोगिता में जिला हमीरपुर के लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता से जो प्रतिभागी अव्वल रहेंगे वे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये लंबी और मध्य दूरी की हमारी एथलेटिक्स हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, और इसमें लगभग 100 के करीब बच्चे दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए हैं, जैसे स्कूलों से आए हुए हैं, जैसे देवीरी, अपना जाहू, इधर से पटलांदर, उधर से अपना चौरी, दूर दूर से आए हुए हैं बच्चे, और यहाँ पे प्रसिद्ध के भी बच्चे खेल रहे हैं और यहाँ काफ़ी स्कूलों से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें बॉयज़ एंड गर्ल्स, इसमें 4 ग्रुप हैं, एक अंडर 9, एक 13 से 15 साल के लड़के और लड़कियां, और 19 साल के लड़के और लड़कियां इसमें प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें इस प्रतियोगिता में काफी कुछ सीखने को मिला है और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिली है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। खिलाड़ियों ने बताया कि सरकार द्वारा इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण युवा भी इस प्रतिस्पर्धा के युग में आगे बढ़ सके। जैसे हमें कंपटीशन की भावना पैदा होती है इन खेलों से, जिसे आज से यहाँ पर 5 किलोमीटर, जिससे हमें प्राइज मनी, उससे लोगों को उत्साह पैदा होता है कि हमें प्राइज आगे कंपटीशन की भावना मिलती है, जैसे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में खेलने की इच्छा मिलती है।
तो जैसे ये प्रतियोगिता हो रही है, इससे बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है। अगर बच्चे जो हैं प्रैक्टिस अपनी जारी रखें तो इसमें बच्चों के लिए मतलब कंपटीशन तरह मिलता है यहाँ पे आके। जैसे कि बच्चों को भाग लेना चाहिए, जैसे गांव के बच्चे होते हैं वो आके यहाँ पे अपना जज्बा दिखाएं, प्रैक्टिस मतलब खेल कूद प्रतियोगिता में आगे बढ़ें, जैसे अच्छा रहता है इसमें भाग के बच्चों के लिए। सिरचैनल के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट। औद्योगिक हब बद्दी बरोटीवाला में एक चोर गिरोह का बद्दी पुलिस ने पर्दाफाश किया है और पुलिस इसे बड़ी सफलता मान रही है। पुलिस ने बड़ी मुस्तैदी से जाल बिछाकर इस गिरोह के 5 लोगों को चोरी के माल के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया। बद्दी के पुलिस अधीक्षक जी शिवा कुमार ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि 2 फरवरी को किशनपुरा स्थित ANG फार्मा कंपनी से करीब 3.5 क्विंटल दवा में इस्तेमाल होने वाला लाखों रुपए का पाउडर चोरी हो गया था। पुलिस ने बताया कि कंपनी से चोरी होने वाला पाउडर नालागढ़ से पकड़े गए आरोपियों ने चुराया था। इन आरोपियों का मास्टरमाइंड संजीव कुमार जिला हमीरपुर के गांव पपलोह का रहने वाला है, जो न्यू नालागढ़ में किराए के मकान पर रहता था। व्यक्ति की नालागढ़ में मिठाई की दुकान भी है। पुलिस ने सूचना के मुताबिक जाल बिछाया और पुलिस के एक कर्मी को संजीव कुमार के पास ग्राहक बनाकर भेजा और सारे मामले का पर्दाफाश हुआ। चोरी के इस रैकेट में 2 पंचकुला हरियाणा के अभिषेक कुमार और रितेश कुमार के अलावा नूरपुर कांगड़ा के राहुल कुमार और मोहन सिंह को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जबकि 2 अन्य अभी मामले में फरार चल रहे हैं। पुलिस ने पूछताछ में पाया कि चोरी का मुख्य आरोपी संजीव कुमार किशनपुरा कंपनी में गया था, जिसने वहां से ये सारा माल पिकअप गाड़ी में लाया। इसके बाद जब इन लोगों ने माल को बेचने के लिए शहर में व्हाट्सएप के माध्यम से कुछ दलालों व खरीदारों को संदेश दिया, तो वही संदेश कंपनी के मालिक को फोन पर पहुंचा, जिस कंपनी से वे माल चोरी हुआ था। ऐसे में इसकी सूचना पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने जाल बिछाया, जिससे आरोपी पुलिस की पकड़ में आ गए। एसपी बद्दी जी शिवा कुमार ने बताया कि इस वारदात के मेन आरोपी संजीव कुमार को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 4 अन्यों को उनकी कार सहित पकड़ लिया गया है। एसपी शिवा कुमार ने बताया कि आरोपियों के पास दवाओं में इस्तेमाल होने वाले पाउडर के साथ साथ भारी मात्रा में लैब में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी मिले हैं, जो चोरी के ही हैं। कल एक हम गैंग पकड़ा है। ये गैंग जो रॉ मटेरियल लोका मेडिसिन का है, उसको चोरी करते हैं। हमारा पास FIR नंबर 22/2015 है। ये PS बद्दी में दर्ज हुआ है फरवरी 2 तारीख है। इसमें है ANG लाइफ साइंसेस लिमिटेड है, एक प्राइवेट कंपनी, फार्मा कंपनी है। इनसे रिपोर्ट आया है, इनके पास रॉ मटेरियल है तकरीबन 3.5 क्विंटल का रॉ मटेरियल पाउडर, दवाई बनते वो रॉ मटेरियल से, वो चोरी हुआ है। हम 5 लोग को कल अरेस्ट किया है। एक नालागढ़ में एक बंदा का मकान में है, रेड भी किया है। वहाँ से तकरीबन 110 किलो पाउडर जो है उसको रिकवरी किया है। हम 5 लोग इसमें गिरफ्तार किया है। एक संजीव कुमार, ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर का रहने वाला है। एक अभिषेक कुमार, ये पंचकुला का है, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला मड़ावाला में रहते हैं। एक रितेश कुमार, ये पंचकुला में रहते हैं, ये मड़ावाला में रहते हैं। एक मोहन सिंह, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा नूरपुर। 5 नंबर राहुल कुमार, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, तहसील नूरपुर। सिरचैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। BSNL पेंशनर संघ ने सरकार से उनका एरियर फिक्स करने की मांग उठाई है। वीरवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए BSNL पेंशनर संघ के जिला अध्यक्ष लालचंद चौधरी ने कहा कि 1 जनवरी 2007 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का DA और एरियर फिक्स किया जाए। उन्होंने कहा कि DA, मेडिकल और एरियर न मिलने से पेंशनर्स को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। 1/1/2007 के बाद जो कर्मचारी रिटायर हुए हैं BSNL के, उनको 78.2 के हिसाब से IDA मर्ज नहीं किया गया और जो ऑन रोल हैं उनको 78.2 के हिसाब से 1/1/2007 से उनको पे रिवाइज हो गई और 10/6/2013 से उनको लागू कर दिया गया। जो रिटायरी थे 1/1/2007 से लेकर के, वो भी उस वक्त ऑन रोल थे, उनका उन्होंने कोई भी एरियर आज तक ना दिया और ना पे फिक्स की गई और 10/6/2018 से हमारे को पेंशन में भी लागू नहीं किया गया। सिरचैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।
राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महिला विंग की कार्यकारिणी की बैठक वीरवार को इंटक जिला कार्यालय धर्मशाला में जिला अध्यक्ष सुदेश अवस्थी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में इंटक महिला विंग की प्रदेशाध्यक्ष वीना शर्मा विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में मौजूद रही। धर्मशाला में राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महिला विंग की कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए इंटक के जिलाध्यक्ष सुदेश अवस्थी ने कहा कि बैठक में प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और इंटक के प्रदेशाध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह का आभार व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि इंटक के महिला विंग को जिला कांगड़ा में मजबूत किया जाएगा, जिसको लेकर बैठक में विशेष रणनीति तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इंटक को मजबूती प्रदान करने के लिए रीता कुमारी को देहरा व ज्वालामुखी का प्रभारी नियुक्त किया गया है। महिला इंटक की प्रदेशाध्यक्ष वीना शर्मा का कहना है कि श्रम कल्याण बोर्ड की योजनाओं पर जो वीडियो और सचिव बेहतर कार्य नहीं कर रहे हैं, उनका महिला इंटक घेराव करेगी, क्योंकि ऐसे अधिकारी श्रम कल्याण बोर्ड के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि महिला इंटक द्वारा 8 मार्च को महिला दिवस धर्मशाला में धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इसको लेकर इंटक महिला की प्रदेशाध्यक्ष वीना शर्मा को आयोजन समिति का गठन करने का अधिकार दिया गया है। और मैं ये चाहती हूँ कि जो कार्यालय में मीटिंग इंटक की मीटिंग हुई, उसके बारे में हमने राजा वीरभद्र सिंह और इंटक अध्यक्ष बाबा हरदीप सिंह का धन्यवाद किया, जो कि मिड डे वर्करों की जो पे है वो की बैंक के थ्रू मिला करेगी। और दूसरी बात ये है कि जो श्रम कल्याण बोर्ड की जो स्कीमें हैं, उनके ऊपर जो बीडीओ या सेक्रेटरी जो भी उनके ऊपर उनका निर्णय अच्छा नहीं ले रहे हैं, तो उनके ऊपर हम घेराव करेगी इंटक महिला, क्योंकि वो श्रम कल्याणों की जो उल्लंघना कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। पालमपुर और सुलह में सदस्यता अभियान को तेज करने को लेकर भाजपा की बैठकों का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान सांसद शांता कुमार और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इन बैठकों में कार्यकर्ताओं को संगठन को मजबूत करने को लेकर तथा सदस्यता अभियान को तेज करने को लेकर कई टिप्स दिए गए। बैठक के बाद पालमपुर में धरना प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की गई। पालमपुर में आयोजित भाजपा की बैठक को संबोधित करते हुए सांसद शांता कुमार ने कहा कि यदि हर कोई अपने दायित्वों को निभाए तो भारत आत्मनिर्भर होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा में सभी अपने दायित्वों को निभाते हैं, तभी भाजपा सबसे आगे है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि अपने दायित्वों को पूरा करें। शांता कुमार ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें खाद्य नीति पर एक रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था, जिसे पूरे देश में घूमकर समयबद्ध तरीके से पूरा कर पीएम को सौंप दिया गया है, जिसमें 50 करोड़ सबसे गरीब लोगों और किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए सहायता के रूप में सीधे उनके खाते में जमा करवाने की सिफारिश की गई है। हमारी बुनियाद, हमारी नींव बूथ संगठन, सदस्यता, कार्यकर्ता, उसी संबंध में बड़े विस्तार के साथ आज आपको सब बात बताई गई है। और मुख्य रूप से दायित्व बोध, ये जो पत्र दायित्व बोध का बहुत अच्छा लगा मुझे। आज जरूरत क्या है? सबसे बड़ी जरूरत यही है। मैं तो कई बार कहा करता, इस देश में जो जहां है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन करे तो कल सुबह भारत स्वर्ग हो जाए। सिटी चैनल के लिए पालमपुर से दीपक गुप्ता की रिपोर्ट। किन्नौर में 1000 मेगावाट की करछम वांगतू और 300 मेगावाट की बास्पा परियोजना के मजदूरों का आमरण अनशन 7वें दिन में प्रवेश कर गया। श्रम कानूनों को लागू करने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 1500 मजदूर 24 दिन से हड़ताल पर हैं। अनशन पर बैठे मजदूरों की हालत बिगड़ने पर उन्हें रामपुर के खनेरी अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन मजदूरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाता, वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर के टापरी नामक स्थान में जल विद्युत परियोजना निर्माता निजी कंपनी के मजदूर अपने हकों को लेकर पिछले 24 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। 1000 मेगावाट की करछम वांगतू, 300 मेगावाट की बास्पा परियोजना के 1500 मजदूर परियोजना में श्रम कानूनों को लागू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मजदूर इंटक संगठन के बैनर तले धरना प्रदर्शन और आमरण अनशन कर रहे हैं।
कंपनी द्वारा मांगे न माने जाने पर 15 मजदूरों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जो 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। आमरण अनशन पर बैठे मजदूरों की हालत बिगड़ने पर उन्हें रामपुर के खनेरी चिकित्सालय में भर्ती किया गया। मजदूरों में अधिकतर जनजातीय समुदाय से हैं। मजदूरों का आरोप है कि जनजातीय मजदूरों के हकों से खिलवाड़ हो रहा है। कंपनी प्रबंधन उनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। बिमला देवी है। हम 24 दिन हड़ताल में बैठे हुए, 7वां दिन अनशन पर बैठे हुए, कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं। हम ट्राइबल एरिया के हैं। करछम महतो का एक, और कब तक करेंगे? ये हमारी 15 सदस्यों की जो हमारी अनशन, आमरण अनशन जो हम बैठे हैं, अपनी मांगों को लेके बैठे हैं। हम चाहते हैं कि अपने जो मजदूर भाई हैं उनको हम अपना जो उनका अधिकार है जो उनको मिलना चाहिए, वो जब तक हमारे चाहे जेपी प्रशासन हो चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, उनकी तरफ से कोई ऐसा कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। हम अपनी जो आमरण अनशन है उसको जारी रखेंगे। मेरा नाम रतन चंद है। मैं जेपी वर्कर्स यूनियन का सदस्य हूँ। तो हम 7 दिन से पूरे 15 लोग हैंगर स्ट्राइक में हैं। और यहाँ जब हमारी तबीयत बिगड़ी, ब्लड वगैरह की प्रॉब्लम आने लगी या शुगर वगैरह में प्रॉब्लम आने लगी, तो हम लोगों को यहाँ खनेरी अस्पताल रेफ़र किया गया। खनेरी अस्पताल में किसी भी चीज़ का हमें उपचार नहीं, अच्छे ढंग से उपचार नहीं दिया गया। और हमें रात भर इधर उधर ये कभी इस बेड में कभी उस बेड में, बेड प्रॉपरली तरीके से किसी चीज़ का भी यहाँ पर प्रोवाइड नहीं किया गया। इंटर के जिला अध्यक्ष कुलवंत ने बताया कि मजदूर अपनी मांगों को लेकर 24 दिनों से हड़ताल पर हैं। डॉक्टर ने स्वास्थ्य जांच के बाद 7 दिनों से अनशन पर बैठे मजदूरों को रामपुर चिकित्सालय रेफर किया है। तो जेपी वर्कर्स की जो मुख्य मांगे थी उनको लेकर रहा है और 24 तारीख से लगातार 24 दिन से लगातार हम आमरण हड़ताल पर है। और पिछले 7 दिन से हमने आमरण अनशन का रास्ता चुना था कि हमारी मांगों को पूर्ण जल्दी किया जाए। और यहाँ पर हमें कुछ हमारे अंदर जो शरीर कमी आई थी उसको लेकर हमें आज यहाँ MGMC में भर्ती कराया गया। और यहाँ पर जो है यहाँ हॉस्पिटल प्रशासन हमारा सब पूरा वो नहीं कर रहा है, हमें डबल बेड पर रखा जा रहा है। सिरचैनल के लिए रामपुर से विशेष नेगी की रिपोर्ट। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बद्दी के स्कूल की दीवार गिरने से एक प्रवासी कामगार की मौत हो गई, जबकि वहां काम कर रहे 4 अन्य लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बद्दी के पीछे की दीवार के साथ किसी व्यक्ति द्वारा अपने डंगे का काम करवाया जा रहा था और स्कूल की दीवार के साथ खुदाई का काम होने के चलते स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे ये हादसा पेश आया। बद्दी में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के पीछे की दीवार के साथ किसी व्यक्ति द्वारा डंगे का काम लगाया गया और स्कूल की दीवार के साथ खुदाई का कार्य होने के चलते वीरवार दोपहर को स्कूल की दीवार गिर गई, जहां काम कर रहे 5 लोगों में से एक व्यक्ति की दीवार के नीचे आने से मौत हो गई। बेशक थोड़ी समय के बाद ही कामगार को लोगों ने पुलिस की सहायता से बाहर निकाल लिया था और इसे PHC बद्दी ले जाया गया, परंतु तब तक प्रवासी कामगार दम तोड़ चुका था। घटना की पुष्टि करते हुए SP बद्दी जी शिवा कुमार ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस की टीम घटना स्थल पर भेज दी गई थी और मामले की गहराई से जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक प्रवासी व्यक्ति की मौत हुई है। आज सुबह हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आया है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बद्दी में एक दीवार गिर के है, कुछ लोग उसमें है बस गया है। तुरंत हम टीम भेजा वहाँ पे मौका पर, और मौका पे हम काफ़ी कोशिश किया है, लेकिन फिर भी एक बंदा का डेथ हुआ है। उसका नाम मोनू है, सन ऑफ तिलक सिंह, रामपुर जिला का है, उत्तर प्रदेश का है। सिरचैनल के लिए बद्दी से आदित्य चड्डा की रिपोर्ट। धर्मशाला में शुक्रवार को स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस स्वच्छता अभियान में मिस हिमाचल इवेंट में भाग ले रही सुंदरियों ने भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधीश सीपाल रासू और जिला पुलिस अधीक्षक कपिल शर्मा ने शिरकत की। शुक्रवार को धर्मशाला में स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अभियान में कांगड़ा के जिलाधीश सीपाल रासू व जिला पुलिस अधीक्षक कपिल शर्मा ने शिरकत की। वहीं स्वच्छता अभियान में मिस हिमाचल इवेंट में भाग ले रही सुंदरियों ने भी भाग लिया। ये अभियान धर्मशाला कोतवाली बाजार से आरंभ किया गया और एक रैली भी निकाली गई, जिसमें स्कूली छात्रों ने भाग लिया। रैली में मिस हिमाचल इवेंट की सुंदरियों ने सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया। उसके बाद शहीद स्मारक में सफाई अभियान चलाया गया और शहीदों को याद कर 2 मिनट का मौन भी रखा गया। इस मौके पर मिस यूनिवर्स रूही ने भी भाग लिया।
हिमाचल के विभिन्न जिलों से आई करीब 20 सुंदरियों ने इस सफाई अभियान में भाग लिया। सुंदरियों का कहना है कि मोदी द्वारा चलाए गए इस सफाई अभियान को देशवासियों को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि देश को स्वच्छ रखा जा सके। इसी के चलते सभी ने लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। यहाँ पे मिस हिमाचल के थ्रू हम लोगों में एक जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि हम लोग अपने भारत को कैसे स्वच्छ रख सकते हैं, तो हम अब यहाँ पे सफाई अभियान के लिए आए हैं। तो आपको क्या लगता है इस तरह के इवेंट से लोग जागरूक हो पाएंगे? बिल्कुल जागरूक होंगे। हम सब यहाँ पे लाइक जैसे हम सफाई कर रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं, तो लाइक उनको भी हो रहा है, उनको इससे एक सीख मिल रही है कि कैसे लड़कियाँ करिए, कैसे हम लोगों को भी ये सब करना चाहिए। अभियान है ये अभियान ये है कि जैसे कि मोदी जी ने एक नई मुहिम स्टार्ट की है और इससे पहले गांधी जी की ये है कि हम अपने भारत को स्वच्छ बनाएं। इसीलिए हम सारे यहाँ पे आए ताकि हम जागरूकता फैला सकें, ताकि हम खुद साफ रहेंगे तभी हम औरों को साफ रखने के लिए बोल सकते हैं। चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति एकेडमिक फ्रॉड है और मामले की जांच के साथ साथ कुलपति की नियुक्ति करने वाली चयन समिति की भी जांच की जानी चाहिए। ये बात धर्मशाला में शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा चंबा सांसद शांता कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि साथ ही मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को भी कुलपति की नियुक्ति पर जवाब देना चाहिए। शुक्रवार को धर्मशाला में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कांगड़ा चंबा के सांसद शांता कुमार ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति की नियुक्ति पर हैरानी जताते हुए कहा कि तथ्यों की पुष्टि किए बिना कैसे नियुक्ति कर दी गई, जबकि किसी अन्य विभाग में चपरासी व क्लर्क आदि विभिन्न पदों की नियुक्ति के दौरान हर तथ्य की बारीकी से जाँच की जाती है। शांता कुमार ने बताया कि उन्होंने कुलपति की नियुक्ति के विषय में स्वयं तथ्यों की जांच करने के बाद 4 फरवरी को महामहिम राज्यपाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति को एकेडमिक फ्रॉड करार देते हुए कुलपति पर गलत बायोडाटा देकर कुलपति का पद हासिल करने के आरोप लगाए हैं। शांता कुमार ने शिमला में भाजपा कार्यालय में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हमले में भाजपा कार्यकर्ता की एक आंख की दृष्टि समाप्त हो गई है। यही नहीं, कई अन्य कार्यकर्ता भी हमले में घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये बेहद दुखद है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बल्कि कांग्रेस प्रभारी के तौर पर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश के गांव तक में रेप के केसेस होने शुरू हो गए और अधिकतर मुलजम पकड़े नहीं जा रहे। राजधानी शिमला में सरकार की नाक के नीचे वनों का कटान, तो कुल मिलाकर अपराध बढ़ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रशासन पर पकड़ नहीं और प्रशासन एक तरफा होकर काम कर रहा है। अब इस हद तक, और इससे भी ज्यादा दुखदाई बात यह है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, कांग्रेस प्रधान के रूप में बिहेव कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट। 29 जनवरी को शिमला के चक्कर स्थित भाजपा मुख्यालय में हुए खूनी संघर्ष पर कांग्रेस और भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदसूर जारी है। कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष कहर सिंह खाची के बयान पर पलटवार करते हुए भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने उनके वक्तव्य पर कड़ी आपत्ति जताई है। वहीं कानून व्यवस्था की नाजुक स्थिति पर भाजपा की ओर से 2 फरवरी से 16 फरवरी तक गुंडागर्दी विरोधी पखवाड़ा चलाया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की। गत 29 जनवरी को भाजपा मुख्यालय में हुए खूनी संघर्ष पर कांग्रेस कमेटी शिमला ग्रामीण के अध्यक्ष कहर सिंह खाची के बयान ने भाजपा के आक्रोश को और बढ़ा दिया है। भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त ने शिमला में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटनाक्रम पर एक ओर जहां युवा कांग्रेस के अध्यक्ष विक्रमादित्य सिंह खेद जता रहे हैं, वहीं कांग्रेस के अन्य नेता भाजपा पर अनर्गल आरोप लगाकर बाहर से गुंडे लाने की बात कर रहे हैं। गणेश दत्त ने पूरे घटनाक्रम में पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हत्या, बलात्कार और लूटपाट जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं में आश्चर्यजनक बढ़ोतरी हुई है और यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है। उसके बाद ये गुंडा तत्व और ज्यादा हावी हो गए और उन्होंने जिस तरह से बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़ की, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को चोट पहुंचाई और उसके बाद इस तरह के बयान आना, हम समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी का
बहुत बड़ा गिरावट है और कुछ तत्व जो अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, उनको ये लग रहा है कि शायद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, तो उनको थोड़ा अपना टेस्ट कराना चाहिए, हमारी ये भी मांग है। और आज जिस प्रकार से एक पुलिस का बयान आया कि जी भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले ही डंडे लेके तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कार्यालय में बैठे हैं, ये हमारा अपना अधिकार है, लेकिन शिमला से 7 किलोमीटर चक्कर में जाकर के प्रदर्शन करने के बहाने पार्टी को तोड़फोड़ करना, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर डालना, ये यूथ कांग्रेस का जो एक कृत्य है, ये कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और हमने राज्यपाल महोदय से जो सरकार की मशीनरी है पूरी तरह से फेल हो चुकी है, इसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया है कि इस सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि इस सरकार के रहते हिमाचल प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं बनाई जा सकती। गणेश दत्त ने कहा कि भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में 2 फरवरी से गुंडागर्दी विरोधी पखवाड़ा चलाया जा रहा है और जब तक प्रदेश सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाता तब तक भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। गुंडागर्दी विरोधी पखवाड़ा शुरू किया है 2 फरवरी से और ये 15-16 फरवरी तक चलेगा। और जहाँ सभी मंडलों में हमारे अभ्यास वर्ग चल रहे हैं, उस अभ्यास वर्ग के समाप्त होने के तुरंत बाद हमारे पार्टी के बड़े नेता वहाँ से एसडीएम अगर वहाँ है तो एसडीएम को दे करके, और जो जिलाधीश है तो जिलाधीश, उनको जा करके उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इस सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम शिमला के 2015-16 के आगामी बजट के लिए निगम द्वारा जनता की राय शुमारी के लिए आम जनता और सामाजिक संगठनों से मांगे गए सुझाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शिमला शहर पेंशनर्स कल्याण संघ ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। एसोसिएशन के महासचिव सुभाष वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल नगर निगम शिमला के महापौर संजय चौहान से मिला और उन्हें अपना सुझाव पत्र सौंपा। महापौर ने जनता के सुझावों को शहर की बेहतरी और जनहितैषी बजट के लिए महत्वपूर्ण बताया। नगर निगम शिमला ने अपने 2015-16 के आगामी बजट के लिए आम जनता और सामाजिक संगठनों की ओर से सुझाव आमंत्रित किए थे। ये पहला मौका है जब बजट के लिए सुझाव मांगे गए हो और इसके प्रति लोगों की ओर से भी सकारात्मक सहयोग मिल रहा है। शिमला शहर पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार को निगम महापौर संजय चौहान को कई महत्वपूर्ण सुझाव वाला एक पत्र सौंपा, जिसमें पार्किंग, नशाखोरी के खिलाफ काउंसलिंग सेंटर खोलने और शहर में बहुमंजिला पार्क स्थापित करने जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। एसोसिएशन के महासचिव सुभाष वर्मा ने निगम को दिए गए सुझावों के बारे में मीडिया को जानकारी दी। हमारे प्रमुख सुझाव में था जैसे शिमला का बढ़ता ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या है। हमारा ये सुझाव का जितने भी शिमला के इर्द गिर्द नाले हैं उन्हें डेवलप किया जाए, उसमें एक तो गंदगी नहीं रहेगी, दूसरा जो चैनलाइजेशन ऑफ नाला पैसा खर्च होता था वो नहीं खर्च होगा, और तीसरे हमें मल्टी स्टोरी पार्किंग मिलेगी और वो पार्किंग बनेगी और उस में जो गाड़ियों के लिए पार्क करने की सुविधा होगी और लैंडस्लाइड होने से भी बचेगी। वहीं निगम महापौर संजय चौहान ने उम्मीद जताई कि जनता की ओर से आ रहे सुझाव शिमला शहर की बेहतरी और जनहितैषी बजट लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आप देखें, जो नगर निगम शिमला के द्वारा 6 और 7 तारीख को जो शिमला शहर के विभिन्न स्टेक होल्डर्स हैं और जो विभिन्न संगठन यहाँ पर हैं, उनके द्वारा जो नगर निगम शिमला का वर्ष 2015-16 का जो बजट है उसके लिए जो सुझाव मांगे गए थे, आज 2-3 संगठन अभी तक आ चुके हैं और इसमें अभी जो ये पेंशनर्स एसोसिएशन का जो डिपुटेशन था यहाँ पर, और उन्होंने काफ़ी बेहतर सुझाव यहाँ पर दिए हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। शिमला के ढली स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल में 4 लोगों को नौकरी से निकाले जाने और 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिए जाने के विरोध में सीटू ने शुक्रवार को शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सीटू के राज्य सचिव विजेंद्र मेहरा ने कहा कि सेक्रेड हार्ट स्कूल प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है और जो कर्मचारी अपने हक में आवाज उठा रहे हैं उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि प्रबंधन द्वारा कर्मचारियों को वापस नौकरी पर नहीं रखा जाता है तो सीटू उग्र आंदोलन छेड़ेगी।
सीटू जिला कमेटी की ओर से आज जो डीसी ऑफिस के बाहर ये प्रदर्शन हमने किया है वो इस बात को लेकर किया है कि शिमला में ढली में सेक्रेड हार्ट पब्लिक स्कूल है, जो एक कॉन्वेंट स्कूल है, वहाँ पर मज़दूरों को लगातार प्रबंधन की ओर से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। क्योंकि पिछले दिनों मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर यूनियन का गठन किया था और बड़े लंबे समय से उस स्कूल के अंदर श्रम कानूनों की उल्लंघना हो रही है, वहाँ पर कानून जो है उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। तो अपनी मांगों को लेकर जब कर्मचारियों ने वहाँ पर यूनियन बनाई तो उनकी मांगों को मानने के बजाय वहाँ पर जो वहाँ का प्रबंधन है उसने उत्पीड़न शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोगों को नौकरी से निकाल दिया, 3 लोगों को कारण बताओ नोटिस और चार्जशीट जारी कर दी। और ये भी अपने आप में गैर कानूनी कार्रवाई है, क्योंकि पहले से ही इस मसले पर जो लेबर ऑफिस है शिमला का, उसके अंदर जो है इस पर समझौता वार्ता चल रही है दोनों पक्षों में। तो ये अपने आप में एक अनुचित श्रम व्यवहार है और अपने आप में एक गैर कानूनी कार्रवाई है, उसके खिलाफ हम उसका विरोध करने आए हैं। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ लक्ष्मी ठाकुर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम शिवाना की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए बचत भवन शिमला में बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर एम शिवाना ने कहा कि सफाई कर्मचारी देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहे हैं, इसलिए उनके कल्याण के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जाना चाहिए। उन्हें सभी आधारभूत सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। शिमला के बचत भवन में शुक्रवार को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष एम शिवाना की अध्यक्षता में सफाई कर्मचारियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर एम शिवाना ने कहा कि जो बैंक सफाई कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा ऋण प्रदान करने में आनाकानी करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों के अधिकारियों के साथ बैठक कर त्वरित कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों के लिए प्रातः नाश्ते का प्रबंध करने के लिए कैंटीन की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि वे सुबह काम करने के लिए घर से बहुत जल्दी निकलते हैं। सफाई कर्मचारियों को वर्दी बदलने के लिए एक कमरा प्रदान किया जाना चाहिए। एम शिवाना ने कहा कि नगर निगम शिमला और अन्य क्षेत्रों में सफाई कर्मचारियों को पर्याप्त आधारभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जानी चाहिए। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त शिमला यूनिस ने कहा कि सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस दिशा में आयोग के सुझाव की पालना सुनिश्चित बनाई जाएगी और नीति से संबंधित मामलों को प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों द्वारा स्वरोजगार अपनाने के लिए ऋण की व्यवस्था का मामला अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निगम के समक्ष उठाया जाएगा और इस बैठक में लिए गए निर्णयों की अनुपालना के लिए निगरानी की जाएगी। आज जो मीटिंग थी वो ऑनरेबल चेयरमैन एम शिवाना, ये हमारे जो नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी है, वो आए थे, उन्होंने शिरकत की थी, जिसमें हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, सभी विभागों को बुलाया था और इनके एनजीओज़ और डिफरेंट जो सभाएं थी उनको बुलाया था, उनके लीडर्स को बुलाया था। तो इसमें कुछ एक इश्यूज़ थे जो इनकी प्रॉब्लम्स थी कॉरपोरेशन के रिगार्डिंग, एमसी के रिगार्डिंग थी, तो उनको वहाँ पे डिस्कस किया गया। जैसे कि इन्होंने बोला कि हमें जो वर्दी है, गम बूट्स हैं, हमारे ग्लव्स हैं, उनके रिगार्डिंग थी। और इनका एक ये इशू था कि हमें जो आगे भी जितनी सर्विस है उसको कॉन्ट्रैक्ट आउट ना किया जाए, किसी कॉन्ट्रैक्टर को ना दिया जाए और इसको डायरेक्ट जो सर्विस है हमारी ही कम्युनिटी को प्रोवाइड किया जाए। तो जितना भी पॉलिसी लेवल डिसीजन है, गवर्नमेंट का डिसीजन है, उसको गवर्नमेंट को भेज दिया जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो काम है, जैसे कि टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करना सभी स्कूल्स में, या फिर इन्होंने बताया कि हमारे वहाँ पे कुछ एक टॉयलेट्स का इशूज़ है, तो सारा सॉल्व कर दिया जाएगा, उसमें हमने इनको जल्दी ही करवा देंगे। सिटी चैनल के लिए शिमला से विक्रम कुमार के साथ अनीश चौहान की रिपोर्ट। प्रदेश के महाविद्यालयों में नया सत्र शुरू होने से जहां छात्रों की चहल पहल बढ़ गई है, वहीं छात्र संगठन भी अपने आंदोलन को लेकर सक्रिय होना शुरू हो गए हैं। सोलन के पीजी कॉलेज में शुक्रवार को एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद करते हुए रूसा प्रणाली के खिलाफ नारेबाजी की। सोलन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर में रूसा की खामियों और फीस वृद्धि के खिलाफ प्रदेश सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए इसे वापस लेने की मांग की। प्रदेश विश्वविद्यालय में जब से रूसा लागू किया गया है, तभी से ही विभिन्न छात्र संगठन इसके विरुद्ध अपना विरोध जता रहे हैं। कॉलेजों में नया सत्र शुरू होते ही एक बार फिर छात्र संगठनों ने भी रूसा के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है।
एबीवीपी के जिला समन्वयक अमन वर्मा ने कहा कि रूसा सिस्टम के चलते आम छात्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा 250 से लेकर 1700 रुपए तक की फीस बढ़ोतरी कर दी गई है, जो बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि जो फॉर्म पहले 170 रुपए के मिलते थे, वो अब 3000 रुपए तक मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक छात्रों के कंपार्टमेंट के रिजल्ट नहीं आए हैं। रूसा सिस्टम के कारण बर्फीले क्षेत्रों में छात्र समय पर परीक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं। अमन ने कहा कि एबीवीपी मांग करती है कि रूसा सिस्टम को वापस लिया जाए, इसकी खामियों को दूर कर इसे फिर लागू किया जाए। इंक्रीमेंट हुई है, लगातार बढ़ रही है। मिनिमम इंक्रीमेंट ऑफ द फीस इज 250 250% मिनिमम इंक्रीमेंट है फीस की, और ये 1700% हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ जो आप फीस का। एक बहुत ही बड़ी समस्या है किसी भी आम छात्रों के सामने। पहले फॉर्म 170 रुपये का मिलता था, वो 3000 का है। 270 के फॉर्म बहुत ज़्यादा हो गए हैं। आपकी कंपार्टमेंट का रिजल्ट नहीं आ रहा है। इतनी सारी चीज़ें इतनी लेट हो चुकी है। अभी तक भी BSc सेकेंड ईयर और BA सेकेंड ईयर और आपका BCom सेकेंड ईयर वालों की सप्ली के एंट्रेंस उनका रिजल्ट नहीं आया है। इतनी सारी खामियाँ हैं कि हिल्स एरिया में बच्चे पेपर देने नहीं जा पा रहे हैं। सिरचैन के लिए सोलन से अंजू कुमारी के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट। शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य और देश के वीर सपूतों की याद में सोलन के अर्की उपमंडल के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें उपायुक्त सोलन मदन लाल चौहान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोलन के अर्की उपमंडल के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सोलन के उपायुक्त मदन चौहान बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त मदन चौहान ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद विद्यालय की छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक से बढ़कर एक मनमोहक प्रस्तुतियां दी। पाठशाला के प्रधानाचार्य मिलाप चंद लुगाल ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। उन्होंने बताया कि ये पाठशाला सन 1956 में माध्यमिक पाठशाला के रूप में सामने आई। सन 1960 को इस पाठशाला का दर्जा बढ़ाकर उच्च पाठशाला किया गया। इसके उपरांत सन 1970 में इसका दर्जा बढ़ाकर कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला किया गया। 414 छात्राएं अध्ययनरत हैं। पाठशाला में स्वीकृत पदों की संख्या 37 है, जिसमें से 4 पद हैं। 2 पद इसमें पुस्तकालय में है और 1 पद लिपि का है। मान्यवर पाठशाला का जो भवन है, इसमें कुल 23 कमरे हैं। दिनांक 17 मई 2014 को अभिभावकों की आम सभा में SMC का गठन किया गया, जिसके प्रधान श्री कृष्ण चंद्र वर्मा तथा 20 अन्य सदस्यों का भी चयन किया गया। मुख्य अतिथि मदन चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियां शिक्षा के साथ आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भाग लेते हैं तो उनका मानसिक व शारीरिक विकास होता है। चौहान ने कहा कि देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर प्रत्येक वर्ग के लोगों को आगे आना चाहिए, ताकि वे घर, प्रदेश व देश को साफ रखने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। बल्कि मैंने काफी स्कूलों के फंक्शन अटेंड किए हैं। बाय फार ये आज का प्रोग्राम जो है वो इनमें बेस्ट था। स्पेशली प्लान, बहुत ही टैलेंटेड बच्चे इस स्कूल में हैं। मैं इसके लिए प्रिंसिपल साहब, यहाँ के अध्यापक जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज करवाए और प्यारे बच्चों को बहुत बहुत तहे दिल से मुबारक देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट करता हूँ, शाबाश देता हूँ। सिरचैन के लिए अर्की से दयाराम कश्यप के साथ सोम मेहता की रिपोर्ट।
शिमला नगर निगम में पिछले लंबे समय से विकास कार्य ठप पड़े हैं और माल रोड व रिज मैदान को छोड़कर पूरे शिमला शहर और निगम के सभी वार्डों में खस्ता हालत सड़कों, बदतर स्ट्रीट लाइटों और टूटी हुई रेलिंग से पैदा हो रहे हालात से शिमला शहर की जनता त्रस्त है। निगम के पार्षदों ने निगम प्रबंधन को आड़े हाथ लेते हुए अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव लाने की मांग की है। वहीं नगर निगम के आयुक्त पंकज राय अपनी सफाई देते हुए अब तक हुए कार्यों का हवाला दे रहे हैं। राजधानी शिमला को पहाड़ों की रानी और पर्यटन नगरी जैसी उपमाओं के साथ विश्व के मानचित्र पर प्रख्यात पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है और यहाँ की सफाई व्यवस्था सहित हर सुविधा का जिम्मा नगर निगम के हवाले है। लेकिन नगर निगम को चलाने का जिम्मा जिनको सौंपा गया है, उनके काम करने के तरीके पर शिमला शहर के चुने हुए प्रतिनिधि, निगम पार्षद ही सवाल उठा रहे हैं। शहर को जोड़ने वाली लगभग सभी सड़कें और शहर के सभी वार्ड निगम की अनदेखी के कारण खस्ता हाल में है। अपने अपने वार्डों में लोगों के बीच इसकी जवाबदेही निगम के पार्षदों की है, लेकिन पार्षदों ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और वे निगम प्रबंधन की कार्यप्रणाली से परेशान हो चुके हैं। विभिन्न वार्डों के पार्षदों का मानना है कि निगम आयुक्त व सहायक आयुक्त के अनुभव की कमी और महापौर और उप महापौर के टालमटोल रवैये से उनके क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं और उनकी प्राथमिकता वाले काम भी लटके पड़े हैं। इन पार्षदों ने निगम प्रबंधन से फाइलों को लटकाने की बजाय तुरंत निपटाने और विकास कार्यों के लिए उचित धनराशि उपलब्ध करने की मांग की है। एमसी में जो अब कमिश्नर इस टाइम है, प्रेजेंट है, पिछले भी कमिश्नर थे, तो हमने पिछले सीजन में इनको बोला था कि जैसे रोड मेटलिंग का काम है, सब कुछ है, उनको जनवरी तक या फरवरी तक निपटा लेना चाहिए, जिसको भी टेंडर करने चाहिए। परंतु ये काम उस टाइम में टेंडर वगैरह कॉल करते हैं जिस टाइम वर्किंग सीजन होता है, और अवार्ड उस टाइम करते हैं काम जिस टाइम की वर्किंग सीजन ख़त्म हो जाता है, बरसातें शुरू हो जाती हैं, ठंड शुरू हो जाती है, तो उस टाइम मेटलिंग वोटलिंग का कोई काम हो नहीं सकता। और रेलिंग की भी हालत जगह ख़राब है, जहाँ पे टूटी हुई रेलिंग है उनको रिप्लेस करने के लिए बोला जाता है, वो भी नहीं ये कर पा रहे हैं। फाइल्स जो जा रही हैं उनको पेंडिंग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। या तो इनको अनुभव की कमी है, जो हिमाचल की एक ही नगर निगम है वहाँ पे अनुभवहीन जो ऑफिसर्स हैं वो बिठाए हुए हैं, और जो जिनको अनुभव है उन्हें नहीं रखा गया है, तो ये सारी नाकामयाबी प्रशासन की है। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ जी, जो प्रोसेस है वो तो कमिश्नर ने देखना कि क्या है क्या नहीं है। जनता को वो इस शहर के अंदर या अपने वार्ड के अंदर, हम लोग जैसे इलेक्टेड वार्ड पार्षद वगैरह हैं, उनको अपने वार्ड में काम चाहिए जिसके लिए हमें जनता ने इलेक्ट करके भेजा। जनता हमारे पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके आती है, आगे हम इनको कहते हैं, हमें तो जवाबदेही जनता से है ना जी। उन जनता के लिए जवाबदेही आयुक्त या सहायुक्त या मेयर या डिप्टी मेयर के नहीं है, वो वार्ड पार्षद की जो है वो जवाबदेही है। और हम तो यही बोलेंगे कि जो भी पार्षद अपने काम बताता है उसको जल्दी से जल्दी किया जाए। देखिए, बताना चाहूँगा जो नगर निगम जो है बिल्कुल इस कार्य कराने में बिल्कुल असफल रहा है। इसमें जो पार्षद से भी जो प्राथमिकताएँ मांगी गई थी उनमें से भी एक भी कार्य शुरू नहीं हो पाया है। और इस साल ये नया बजट सत्र बैठने वाला है और इसमें दोबारा जो है वो प्राथमिकताएँ मांगी जा चुकी है, और लेकिन पुरानी प्राथमिकताओं से भी कोई भी कार्य जो अभी तक जो है वो शुरू नहीं हो पाया। और कोई भी जो रोड है वो किसी भी रोड की टायरिंग नहीं हो पाई है, रेलिंग जगह जगह पे टूटी पड़ी है, स्ट्रीट लाइट सारी जो है वो बहुत ही खस्ता हालत में बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है। लोग जो है अंधेरे में काफ़ी गिर रहे हैं और पड़ रहे हैं, जिस कारण जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा जो है परेशानियाँ झेलनी पड़ रही है। और ठेकेदार भी है जो नगर निगम से काफ़ी परेशान है, जिनको ना तो कार्य अवार्ड किए जा रहे हैं, और इस कारण जो है लोगों को काफ़ी जो है वो मुश्किलें झेलनी जानी पड़ रही है। देखिए, हमें तो ये महापौर और उप महापौर से जो है वो बिल्कुल भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि पिछले वर्ष जो हमसे हर एक पार्षद से जितनी भी प्राथमिकताएं मांगी गई थी, तो इस बात से बड़ा दुख हमें होता है कि खेद होता है कि उन प्राथमिकताओं से भी अभी तक जो है एक भी कार्य जो है वो शुरू नहीं किया गया। इस कारण तो ऐसा है जी, वैसे तो देखो हमारे को जब पिछले साल यहाँ बजट के दौरान चर्चा हुई थी, उस समय हमारे को बताया गया था कि हर पार्षद के जो एक साल का बजट है वो 30 लाख रुपये रखा गया है। उस हिसाब से हमने अपने वार्ड से प्राथमिकताओं के आधार पे अपने अपने डी लेटर दिए, जो काम हमने करवाने थे उसके लिए दिए। वो एस्टीमेट भी बन गए, और इन्होंने जो हमारा जो 30 लाख का एस्टीमेट बना के बुक कर दिया और अकाउंट ऑफिसर के पास वो फाइलें भेज दी,
और अकाउंट से एक भी पैसा नहीं निकल रहा है, और वो बोलते हैं जब ये पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब हमारे काम होंगे। नहीं, जो मेयर और डिप्टी मेयर है या हमारे कमिश्नर साहब हैं, उनके कार्य से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। ना वो हमारे जो हम क्वेश्चन लगाते, जब हमारी बात नहीं सुनी जाती तब हाँ उसमें हम क्वेश्चन लगाते, उसके ऊपर बिल्कुल भी वो ध्यान नहीं देते और हमें सिर्फ बैठने के लिए बोलते हैं। लोगों ने हमें चुन के भेजा, हम लोगों की समस्या रखते, वो हमारी कोई भी समस्या सुनना नहीं चाहते। इसलिए पिछले हाउस में भी हमारा इन्हीं बातों के लिए हंगामा हुआ था। अब मैं दोबारा भी मेयर और डिप्टी मेयर और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करूंगी, जितनी भी फाइल्स आती है वो जल्द से जल्द निकालें और उन कामों को जल्द से जल्द करवाएं। और पैसे का इंतजाम इन लोगों ने करना है, ना कि हम लोगों ने करना है। जहां अधिकतर पार्षदों ने निगम प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए, वहीं वैनमोर के पार्षद अनूप वैद ने काम न हो पाने के पीछे धन की कमी बताया। शिमला के अंदर पिछले आपने देखा होगा काफ़ी समय से हमारे विकास कार्य है ना ठप पड़े हुए हैं, जिसमें कि एक प्रमुखता है देखा है कि जो हमारा रोड्स हैं, रोड्स में काफ़ी गड्ढे हैं और बाकी जो भी हमारी और डेवलपमेंट वर्क्स हैं उस पर एक तेज़ी नहीं आई है। इसका मुख्य कारण कुछ हद तक एक हमारा हाउस टैक्स की कलेक्शन भी है, लेकिन हाउस टैक्स के अलावा जो एक किसी वार्ड में कार्य हुए तो बहुत ज़्यादा हुए हैं और किसी वार्ड के अंदर कार्य बहुत कम हुए हैं, जिसमें कि मॉनिटरिंग की बहुत सख्त कमी रही है। इसके ऊपर मेरा आगे यही रहेगा कि नगर निगम के ऊपर जो भी उच्च अधिकारी हैं, हमारे महापौर हैं और अपने उप महापौर हैं, ये सारे के सारे सभी वार्ड्स के ऊपर जल्द से जल्द ये जो सा गामी बजट है और जो भी अपना जो भी उनके पास व्यवस्था है उसके अंदर ये जितने भी हमारे शिमला के अंदर रेलिंग्स हैं और पानी का व्यवस्था है या रेलिंग्स के अलावा हमारे पास स्ट्रीट लाइट्स हैं और सड़कें हैं, पाथ्स हैं, इस सब की मरम्मत जल्द से जल्द की जाए। इस बाबत जब नगर निगम के आयुक्त पंकज राय से सिटी चैनल ने बात की तो उन्होंने बीते कार्यों का जिक्र करते हुए विकास कार्य रुकने के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वे दिन में 17 घंटे काम कर अपनी जिम्मेवारी पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं। मैं 17 घंटे काम करता हूँ रोज, ठीक है ना। जो मेरे पास फाइल आती है उसमें अगले दिन वो वापस चल जाती है। इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे पास अभी कोई डिटेल नहीं है। आई विल स्पीक टू कंसर्न्ड एक्शन, उनसे मैं फीडबैक लूँगा। कितने करोड़ के टेंडर, अभी कितने करोड़ का 9 करोड़ का काम तो अभी चल ही रहे हैं। टेंडर क्या नहीं हो रहे, 9 करोड़ के 9.73 करोड़ के अभी काम फील्ड में चल रहे हैं। और जो दूसरे टेंडर्स हैं वो प्रायोरिटी पे लगेंगे। अब जो ज़्यादा अर्जेंट होगा, जहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, जहाँ पे कोई रोड की बड़ी मेजर प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे टेंडर लगेंगे, प्रायोरिटी पे लगेंगे टेंडर्स, कि जहाँ लोगों की प्रायोरिटी है मैं उसको कंसिडर जरूर करूँगा। सिटी चैनल के लिए शिमला से राजेंद्र काली के साथ राकेश शर्मा की रिपोर्ट। सिटी रिपोर्ट के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। प्रदेश भर की ताजा तरीन जानकारी के लिए आप देखते रहिए सिटी चैनल। नमस्कार।